सऊदी अरब में एक अदालत ने सऊदी नजाद सहाफी जमाल खाशकजी के कत्ल में मुलविस 5 अफराद को सजाए मौत और मजीद 3 अफराद को कैद की सजा सुनाई है। तमाम मुजरिमीन को सजाओं के खिलाफ अपील दायर करने का इख्तियार हासिल है। जमाल खाशकजी को अक्टूबर 2018 में इस्तांबुल में सऊदी एजेंटों ने कत्ल कर दिया था। खाशकजी के कत्ल की वजह से आलमी सतह पर सऊदी अरब और बिलखुसूस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की साख को काफी नुकसान पहुंचा था। यह रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरब में एक अदालत ने वाशिंगटन पोस्ट के सऊदी नजाद सहाफ़ी जमाल खाशकजी के कत्ल में मुलविस होने पर 5 अफराद को सजाए मौत और 3 मजीद को कैद की सज़ा सुनाई है। यह खबर सरकारी टेलीविज़न अल अखबारिया पर नश्र की गई। तमाम मुजरिमीन को सज़ाओं के खिलाफ अपीलें दायर करने का इख्तियार हासिल है। इस केस पर अदालत की समाअत काफ़ी हद तक खुफिया रखी गई थी। सिर्फ चंद सफारतकारों, खाशकजी के ख़ानदान के चंद अरकान और चंद तुर्क अहलकारों को ही इसका इल्म था। सज़ाओं का ऐलान अटॉर्नी जनरल के तर्जुमान ने किया और उसे टेलीविज़न पर बराह रास्त नश्र किया गया। أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاما ابتدائية بحق 11 من المدعى عليهم تقضي بما يلي: ألف، قتل 5 من المدعى عليهم قصاصا وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه رحمه الله। जमाल खाशकजी अक्टूबर सन 2018 में चंद दस्तावेज़ात हासिल करने के लिए इस्तांबुल में सऊदी कौंसिल खाने में दाखिल हुए थे, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकले। जमाल खाशकजी की लाश भी आज तक नहीं मिल सकी। इस कत्ल के हवाले से इब्तिदा में सऊदी अरब की हुकूमत लाइल्मी का दावा करती रही, ताहम बाद में ये तस्लीम कर लिया गया कि खाशकजी को चंद बागी अहलकारों ने कौंसिल खाने में कत्ल किया और लाश को ठिकाने लगा दिया। कई हलकों में इस कत्ल की जिम्मेदारी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर आयद की जाती रही, ताहम उन्होंने और रियाज हुकूमत ने वलीअहद या आला क़यादत के किसी भी रुकन के इस वारदात में मुलविस होने को मुस्तरद कर दिया। 23 दिसंबर को रियाज की एक अदालत में सामने आने वाले फैसले में उस वक्त इस्तांबुल में तैनात सऊदी कौंसिल जनरल सऊद अल कहतानी को भी इस मामले से बरी करार दिया गया है। सऊदी टेलीविजन पर इस मौके पर यह भी बताया गया कि खाशकजी कत्ल की सऊदी अटॉर्नी जनरल की जानिब से कराई गई तफ्तीश में भी यही सामने आया था कि अल कहतानी का इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं था। ये बात अहम है कि अल कहतानी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खास मुशीर हैं और अमेरिका उन पर इस कत्ल के सिलसिले में पाबंदी आयद कर चुका है। वाज़ेह है कि जमाल खाशकजी के कत्ल की वजह से आलमी सतह पर सऊदी अरब और बिलखुसूस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की साख को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। शाम के फजाई दिफाई निजाम ने 2 इजरायली ड्रोन्स को मार गिराया है। शाम के मुबस्सिर मिशन का कहना है कि इजरायली मिसाइलों ने शाम और ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया और दमिश्क के मज़ाफ़ात में 3 धमाके हुए। शामी मीडिया के मुताबिक मुल्क के एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 इजरायली मिसाइलों को तबाह किया। इजरायली ड्रोन्स का हदफ हमा मिलिट्री एयरपोर्ट था। दोनों ड्रोन्स हदफ को निशाना बनाने से पहले ही तबाह कर दिए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शामी एयर डिफेंस ने इजरायली मिसाइलों को निशाना बनाया। इस दौरान इजराइल की जानिब से दागा गया एक मिसाइल दमिश्क के मज़ाफ़ात में जा गिरा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि उनका मुल्क शाम के मजीद पनाह गुज़ीनों को पनाह देने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि यह बयान ऐसे वक्त आया है जब शाम के शुमाल मगरबी सूबे इदलिब में शामी फौज के शदीद हमले के बाद शाम से आने वाले हजारों पनाह गुज़ी तुर्की का रुख कर रहे हैं। इस्तांबुल में एक अवार्ड तकरीब से खिताब करते हुए रजब तैयब एर्दोगान ने यह भी कहा कि इस दबाव के मनफी असरात यूरोपीय यूनियन पर भी पड़ेंगे, खासतौर पर यूनान पर। तुर्क सदर ने मजीद कहा कि वो चाहते हैं कि पनाह गजीनों को महफूज इलाकों में लौटने दिया जाए। वाज़ेह है कि तुर्की में पहले से ही 37 लाख पनाह गजीन मौजूद हैं, जो कि दुनिया में पनाह गजीनों की सबसे बड़ी तादाद है। ख्याल रहे कि इदलिब में 30 लाख अफराद मुकीम हैं। ये शाम का वो आखिरी बड़ा इलाका है
جہاں بشار الاسد کے مخالف جنگجوؤں اور باغیوں کا قبضہ ہے۔ شامی فوج نے شمال مشرقی ادلب کے بعض حصوں پر قبضہ کر لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ چین نے کہا کہ انسانی امداد کے بہانے شام میں چینی مداخلت کی بات بے بنیاد اور غلط ہے۔ چین کا بیان امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے اس بیان کے تناظر میں سامنے آیا ہے جس میں پومپیو نے کہا تھا کہ چین اور روس شام میں خونریزی کو ہوا دے رہے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ چین امریکی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے شام کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ کو شامی عوام کی اتنی فکر ہے تو پھر وہ اقوام متحدہ میں شام کے حق میں ووٹ کیوں نہیں دیتا؟ 中国根据事情本身的是非曲直，并从叙利亚人民的根本利益出发，决定自身投票立场。我们坚决拒绝美方对中国投票立场的无端指责。如果美方真正关心叙利亚人民和叙利亚的人道局势，为什么不对俄罗斯的决议草案投赞成票？他们完全有机会来践行对叙利亚人民的承诺。这也再次说明，他们的关心是伪善的，所奉行的是典型的双重标准，是将人道问题政治化的。 जर्मन हुकूमत ने तारिकीन वतन के ताल्लुक से अपोजिशन लीडर के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत तर्जुमान का कहना है कि जर्मनी सभी तारिकीन वतन की तर्ज जिंदगी को बेहतर बनाने का मुतमन्नी है। इनका कहना है कि हुकूमत तारिकीन वतन की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। अपोजिशन लीडर ने कहा था कि 4000 तारिकीन वतन बच्चे कैंप से बाहर हैं। Also natürlich ist es der Bundesregierung ein Anliegen, die Lebenssituation aller Menschen vor Ort, natürlich auch die Lage der Kinder zu verbessern. Es geht hier insbesondere darum, eine europäische Lösung zu finden. Und Deutschland kann das nicht immer. लबनान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। दारुल-हुकूमत बैरूत में हजारों अफराद ने मुल्क के नए वज़ीर आज़म हसन दियाब के खिलाफ मुजाहरा किया। सियासी अदम इस्तेहकाम के शिकार मुल्क लेबनान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। हजारों अफराद बैरूत में सड़कों पर निकले और मुल्क के नए वज़ीर आज़म हसन दियाब के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना है कि हसन दियाब उनको वज़ीर आज़म की हैसियत से काबिल कबूल नहीं है, चूँकि वो साबिक़ वज़ीर आज़म साद अल हरीरी की बदउनवान हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। मुजाहिरीन मार्टाइस स्क्वायर पर जमा हुए और हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हसन दियाब के वज़ीर आज़म बनने की शदीद मुखालिफत करते हुए बैरूत पे कई सड़कों और शाहराहों को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन लेबनान के परचम थामे हुए थे। मुजाहिरीन का कहना है कि हसन दियाब को हुकूमत की बदउनवानी पर पर्दा डालने के लिए ही वज़ीर आज़म बनाया गया है। बैरूत का मार्टायर स्क्वायर लेबनान में 2 महीनों से जारी एहतजाज का मरकज रहा है। लेबनान के दीगर शहरों में भी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे हुए हैं। اليوم لازم نثبت الثورة، بدنا ندعمها لأنه في ناس كتير مخمنين إنه إذا طلعت تسمية رئيس الوزراء إنه خلصت الانتصار انتهت. نحن بدنا نضل مستمرين لحديت نثبت كل شعارات الثورة. الثورة هي ضد الفساد، ضد السلطة المتحكمة برقاب الناس. वाज़ेह है कि हसन दियाब लेबनान के साबिक़ वज़ीर तालीम हैं। हसन दियाब को हिज़्बुल्लाह और उसकी हलीफ जमातों ने मुल्क के नए वज़ीर आज़म के लिए मुंतखब किया था, लेकिन लेबनान की सुन्नी आबादी में हसन दियाब को चुनने के बाद बेचैनी देखी जा रही है। लेबनानी सुन्नी हल्के की सियासी जमात फ्यूचर पार्टी के साद अल हरीरी 29 अक्टूबर को वज़ारत उज़्मा के ओहदे से मुस्तअफ़ी हो चुके हैं। लेबनान के पावर शेयरिंग सिस्टम के तहत वज़ीर आज़म हमेशा सुन्नी फ़िरक़े का ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर इटली के वज़ीर ख़ारजा डी मायो लबनान के दौरे पर बैरूत पहुंचे, जहां लबनानी वज़ीर ख़ारजा जिब्रान बसील ने उनका खैर मक़दम किया। दोनों लीडरों ने बाहिमी ताल्लुकात और लबनान की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अतालवी वज़ीर ख़ारजा का लबनान दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब वहां हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे हो रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी
अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी उमूर ने भी लबनान का दौरा किया था। खबर इराक से, जहां हुकूमत मुखालिफ एहतजाज का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इराक के शहर बसरा में मुजाहिरीन ने सड़कों को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने टायर्स जलाए। मुजाहिरीन का कहना है कि इन्हें वजीर आजम के लिए कैस अस्सुहैल की नामजदगी मंजूर नहीं है। मुजाहिरीन ईरान की हिमायत याफ्ता वजीर आजम के उम्मीदवार की मुखालफत कर रहे हैं। वहीं मुल्क में हुकूमत की तश्कील पर तातुल लगातार बरकरार है। अफगानिस्तान में अमरीकी फोर्सेज और तालिबान के दरमियान झड़प हुई। सुबह कुंदूज में होने वाली झड़प में एक अमरीकी फौजी हलाक हो गया, जबकि मुतादिद जख्मी बताए जाते हैं। अफगानिस्तान के सूबे कुंदूज में अमरीकी फौजी और तालिबान के दरमियान हुई झड़प में एक अमरीकी फौजी मारा गया। अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी फौज के हुकाम ने एक अमरीकी एहलकार की मौत की तस्दीक की है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता शब फौजी काफिले पर हुए हमले में उसका एक फौजी हलाक हुआ है। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि तालिबान के जंगजुओं ने अफगान सूबे कुंदूज के जिला चारदरा में एक अमरीकी फौजी गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया गया, जिसके नतीजे में एक फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। याद रहे कि कुंदूज शुमाली अफगानिस्तान में वाक़ है और यहाँ माजी में भी अमरीकी फोर्सेस और तालिबान के दरमियान झड़पें होती रही हैं। इस हलाकत के साथ ही रवा बरस अफगानिस्तान में हलाक हुए अमरीकी फौजियों की तादाद कम अज कम 20 हो गई है। सन 2014 के बाद रवा बरस अमरीकी फौजियों के लिए सबसे हलाकत खेज साबित हुआ है। इससे कबल ऐसे ही पुरतशद्दुद हमलों के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रवा साल सितंबर में तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात का सिलसिला यकतरफा तौर पर मुनक़ते कर दिया था। ताहम बाद में कतर के दारुल हुकूमत दोहा में दोनों फरीकीन के दरमियान बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ था, लेकिन रवा माह के शुरू में बगराम एयरबेस पर हुए बम धमाके के बाद बातचीत में एक मर्तबा फिर तातुल पैदा हो गया था। अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे बराए अफगान मफाहमत जुल्म खलीलजाद ने चंद रोज कबल ही अफगानिस्तान में क़याम अमन और तालिबान से मुज़ाकरात के सिलसिले में पाकिस्तान का दौरा भी किया था। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस हमले के बाद अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कतर के दारुल हुकूमत दोहा में दोबारा शुरू हुए मुज़ाकरात पर असर पड़ेगा। अमरीका ने 9/11 हमलों के बाद दहशतगर्द नेटवर्क अल-कायदा को खत्म करने के लिए अपनी फौजी अफगानिस्तान में उतारे थे और उसके बाद से 2400 से जायद अमरीकी फौजी अफगानिस्तान की सरजमीन पर हलाक और हजारों जख्मी हो चुके हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में 12,000 से 13,000 के दरमियान अमरीकी फौजी मौजूद है और अमरीकी सदर आइंदा बरस उनमें से ज्यादातर फौजियों को अमरीका वापस बुला लेना चाहते हैं। यही वजह है कि अमरीका इन फौजियों की वापसी से कबल तालिबान के साथ कोई अमन मुआहदा करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और इस बीच अफगानिस्तान के सदारती इंतखाबात में मौजूदा सदर अशरफ गनी दूसरी मियाद के लिए अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। अफगानिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने 28 सितंबर को हुए सदारती इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया है। ताहम अशरफ गनी के सियासी हरीफ अब्दुल्ला ने इब्तिदाई नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। अफगानिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाबात में अशरफ गनी की कामयाबी का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अशरफ गनी ने मजमूई वोट के 50.64% वोट हासिल किए, जबकि अब्दुल्ला 39.52% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। ताहम इलेक्शन कमीशन ने काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी कहा कि ये हतमी सरकारी नताइज नहीं है और अशरफ गनी के इंतखाबी मुखालफिन अगर चाहें तो वो इन इब्तदाई नताइज को चैलेंज कर सकते हैं। उम्मीदवारों के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए 3 दिन की मोहलत है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इम्कान है कि अगले चंद हफ्तों में हतमी नताइज जारी कर दिए जाएंगे। मौजूदा सदर अशरफ गनी के सियासी हरीफ और सदारती उम्मीदवार अब्दुल्ला ने सदारती इलेक्शन के नताइज को धोखा करार देते हुए तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। अब्दुल्ला की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि वो नताइज के खिलाफ अपनी शिकायत जल्द अज जल्द तहरीरी शक्ल में कमीशन के रूबरू जमा कराएंगे
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر اپنے حامیوں، الیکشن کمیشن اور اپنے عالمی اتحادیوں پر یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک ہمارے مطالبات پر توجہ نہیں دی جاتی تب تک ہماری ٹیم اس جعلی انتخابات کا نتیجہ قبول نہیں کرے گی۔ عبداللہ نے الزام عائد کیا ہے کہ افغان الیکشن کمیشن نے اشرف غنی کو سپورٹ کیا۔ رواں برس 28 ستمبر کو ہوئے انتخابات کے بعد عبداللہ نے انتخابات کے فوری بعد ہی اپنی کامیابی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کی سربراہ حوا عالم نورستانی کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے پوری دیانت اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کمیشن نے ہر ایک ووٹ کا احترام کیا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت برقرار رہے۔ واضح رہے کہ افغانستان کی آبادی 3 کروڑ 50 لاکھ ہے اور ملک میں رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد 90 لاکھ ہے، تاہم صرف 22 لاکھ افراد نے ہی اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا تھا۔ 2014 کے صدارتی انتخابات میں بھی عبداللہ کو اشرف غنی کے مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، حالانکہ اس وقت بھی عبداللہ نے اپنی کامیابی کا دعویٰ کیا تھا۔ بعد میں اس وقت کے امریکی صدر باراک اوباما کی ثالثی کے بعد اشرف غنی اور عبداللہ شراکت اقتدار پر آمادہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد اشرف غنی صدر بنے تھے جبکہ عبداللہ ملک کے چیف ایگزیکٹو بنے تھے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ ازبکستان میں الیکشن حکام نے اعلان کیا ہے کہ پارلیمانی انتخابات کے ابتدائی نتائج کی بنیاد پر اپوزیشن کا صفایا ہو گیا ہے، کیونکہ کل 150 نشستوں میں سے 128 پر حکومت نواز جماعتوں نے جیت درج کی ہے، جبکہ بقیہ 22 سیٹوں کے ووٹوں کی گنتی آئندہ ماہ کی 5 تاریخ کو کی جائے گی۔ ازبکستان میں اتوار کے روز انتخابات ہوئے تھے۔ Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga saylov o'tkazuvchi 150 saylov okrugining 128 tasida deputatlar saylandilar. 128 tasida saylovlar bo'lib o'tdi degan xulosaga keldik. Shu jumladan جنوبی کوریا اور چین کے لیڈروں نے باہمی تعلقات بہتر بنانے کا اشارہ دیا ہے۔ بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ اور جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان کی ملاقات میں امریکی ساختہ میزائل دفاعی نظام کی تصنیف کے نتیجے میں سامنے آنے والے اختلافات کو پیچھے رکھنے پر توجہ دی گئی۔ اس موقع پر جنوبی کوریائی صدر نے کہا کہ دونوں ممالک کے تاریخی اور ثقافتی روابط ہیں اور وہ اتنی آسانی سے خراب نہیں ہو سکتے۔ شی جن پنگ نے بھی اس موقع پر کہا کہ خطے کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سیول اور بیجنگ کے باہمی تعلقات اہم ہیں۔ جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کو بڑا جھٹکا لگا ہے، وہیں جے ایم ایم کے ہیمنت سورین کی قیادت پہ مہا گٹھ بندھن کی حکومت بننا یقینی ہے۔ جے ایم ایم کانگریس اور آر جے ڈی کے مہا گٹھ بندھن کو 47 سیٹوں پر جیت حاصل ہوئی، جبکہ بی جے پی 25 سیٹوں پر سمٹ گئی۔ وزیر اعلیٰ رگھور داس کے ساتھ بی جے پی کے ریاستی صدر انتخاب میں شکست کھاتے نظر آ رہے ہیں۔ جے ایم ایم کو 30، کانگریس کو 16 جبکہ آر جے ڈی کو 1 سیٹ پر جیت حاصل ہوئی ہے۔ جے ایم ایم کے کارگزار صدر ہیمنت سورین نے ان کی پارٹی اور اتحاد کو ووٹ دینے پر جھارکھنڈ کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ جو اس راج کو اسپشٹ جنادیش دیا ہے، اس کے لیے میں راج کے متداتاؤں کا میں بہت بہت آبھار پرکٹ کرتا ہوں۔ نشچت روپ سے آج کا یہ جیت کئی متداتا ہمارے جھارکھنڈ کے لوگوں کے لیے اتساہ کا دن تو ہے ہی، لیکن میرے لیے آج کا دن ایک سنکلپ لینے کا ہے، اس راج کی جنتا کا
यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प लेने का दिन है और आज का ये जनादेश मुझे लगता है आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी के परिश्रम और समर्पण का ये परिणाम है। निश्चित रूप से आज हम इस राज्य में महागठबंधन के तहत चुनाव लड़े, जिसमें हमारे साथ शामिल कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग और जेएमएम ने मिलकर लड़ा। मैं इसके लिए भी आदरणीय गुरु जी को, आदरणीय लालू जी को, आदरणीय सोनिया जी को, आदरणीय राहुल जी को, आदरणीय प्रियंका जी को, कांग्रेस के सभी जो राज्य पे नजर लगाए हुए थे, जो प्रभारी के रूप में थे, कार्यकर्ता के रूप में थे, सभी दलों के लोगों को भी मैं बहुत बहुत आभार देना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे ऊपर अपना विश्वास जताया। हज 2020 के लिए मरकजी हज कमेटी के जरिए हज फॉर्म की तारीख में 3 बार तौसी किए जाने के बाद भी आज़मीन हज की तादाद गुज़िश्ता साल के आज़मीन हज से बहुत कम है। इस साल 3 बार तारीख में तौसी किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से कुल 13,200 आज़मीन हज ने दरख्वास्त फॉर्म जमा किए हैं, जबकि गुज़िश्ता साल मध्य प्रदेश से 16,474 आज़मीन हज ने दरख्वास्त फॉर्म जमा किए थे। मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी ने आज़मीन हज के फॉर्म की कम तादाद को देखते हुए हज कुरा अंदाजी होने तक हज फॉर्म के जमा किए जाने के सिलसिले को जारी रखने का मुतालबा किया है। अभी 6 दिन की इजाफे में 700 फार्म हमारे यहाँ जमा हो गए हैं और मेरा तो यही अनुरोध है हज कमेटी से कि जब तक अपन कुरा अंदाजी नहीं कर रहे हैं, जब तक फार्म भरने दें, क्योंकि बड़ी इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो बड़े हंगामे खेज़ हैं और उस हंगामे के अंदर भी हम 100 से ऊपर फार्म रोज़ाना मौसूल कर पा रहे हैं। तो अभी तो तारीख़ का कोई बंद करने का ऐलान नहीं होना चाहिए, बल्कि जब तक हम पूरे नहीं कर रहे हैं जब तक फार्म भरते रहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क के हालात इस बात को इशारा कर रहे हैं कि हम लोग कम फार्म भर रहे हैं। दिल्ली के राजघाट पर कांग्रेस का धरना जारी है। इस बीच सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी ने आइन की तमहीद को पढ़कर सुनाया। इसके अलावा सोनिया गांधी ने भी आइन की तमहीद पढ़कर सुनाई। सीएए और एनआरसी मुखालिफ धरने में कांग्रेस सदर साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी धरने में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। इसके अलावा दीगर मुतादिद रहनुमा और बड़ी तादाद में कांग्रेस कारकुनान और आम लोग भी धरने में शामिल हैं। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने एनआरसी को लेकर तशवीश का इजहार किया है। शरद पवार ने एनआरसी से मुताल्लिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का इल्जाम भी लगाया। शरद पवार ने सीएए पर भी अपना एतराज जाहिर किया। देश की जो इकोनॉमी है वो ठीक तरह से हैंडल करने में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत कामयाब नहीं हुई और इससे देश में अलग अलग क्षेत्रों में जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो खराब हो रहा है और इसकी कीमत कई सेक्टर को देने की नौबत आ रही है। तीसरा एक समस्या और वो एनआरसी के बारे में पार्लियामेंट में इस पर बहस हुआ था। इससे एक तरह की स्थिति सदन के सामने रखी गई थी विपक्ष की तरफ से कि इससे एक धार्मिक अंतर डिस्टेंस लोगों में बढ़ने की संभावना है।
और अब खेल। पाकिस्तान ने श्रीलंका को कराची टेस्ट में शिकस्त देकर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली। कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 263 रनों से शिकस्त दे दी। खेल के 5वें और आखिरी दिन श्रीलंका की टीम ने 212 रनों से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन इसके आखिर के 3 बल्लेबाज अपनी टीम के स्कोर में 1 रन का भी इजाफा नहीं कर सके। श्रीलंका की जानिब से ओशादा फर्नांडो ने 102 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह ने 5 और यासिर शाह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। याद रहे कि दोनों टीमों के दरमियान रावलपिंडी में खेला गया पहला टेस्ट बारिश और खराब मौसम के बायस बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया था। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ होम ग्राउंड पर 27 साल बाद टेस्ट सीरीज जीती है। इससे कबल 1992 में इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दी थी। बड़ी इम्पोर्टेंट थी होम सीरीज़ हमारे लिए। पहले इतने अरसे के बाद सीरीज़ पाकिस्तान में हो रही है और सब प्लेयर्स के लिए बड़ी स्पेशल सीरीज़ थी। जीतना इसको एक बहुत खुश, ऑब्वियसली सब बहुत खुश हैं और परफॉर्मेंसेस सबकी आई हैं प्लेयर्स की, जिनकी भी आई थिंक वो भी इंडिविजुअली भी बहुत खुश हैं, लेकिन एज ए टीम परफॉर्मेंस आई थिंक वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ जिसकी ज़रूरत थी उन्होंने स्टेप अप किया। हम एशिया में एक दूसरे की टीमें एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगी, क्रिकेट बोर्ड एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो बात कहाँ जाएगी, मुझे ये समझ नहीं आ रही। तो हमारी टेस्ट क्रिकेट वैसे ही बहुत कम है पाकिस्तान की, और आई एम श्योर बांग्लादेश के पास भी टेस्ट क्रिकेट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आई थिंक के हालात जिस तरह जा रहे हैं, आई थिंक वी मस्ट सपोर्ट ईच अदर। और मैं ज़रूर ज़ोर दूंगा कि आईसीसी इसमें स्टेप इन करे। और दूसरा आई थिंक कि बांग्लादेश के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है ना आने का।